हमारे सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं परवीन अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त काफ़ी हलचल है, ख़ासतौर पर जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, ख़ासतौर से पंजाब के बाद है हरियाणा की राजनीति में गहरी हलचल मची हुई है। खबर ये आ रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश की कमान है वो सौंपी जा सकती है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं दीपक धनखड़। किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका है इन्होंने निभाई और काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय भी हैं। दीपेंद्र हुड्डा की टीम के काफ़ी मजबूत चेहरे हैं, दीपक धनखड़ वो माने जाते हैं। दीपक, नज़र तो आप लोगों की भी होगी क्योंकि तमाम लोगों में चर्चाएं हैं, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। खासतौर से आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? पंजाब में जिस तरीके से बड़ा जनाधार है आम आदमी पार्टी को मिला है, आप क्या सोचते हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में जीत हार तो चलती ही रहती है। ये तो लोकतंत्र का एक पहलू है। इससे पहले जब इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की 67 सीटें आई थी और आम आदमी की शायद 19-20 सीटें आई थी। और अब की बार पंजाब के लोगों ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है, तो 92 सीटें वहाँ पे दी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई, जो भी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर वायदे किए हैं पंजाब में, उन वायदों पर खरा उतरे और जो भी है वो काम करे आने वाले समय में। और मैं अगर हर एक राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अगर मैं अपने हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर जो ग्रास रूट के नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो हमेशा अपने हरियाणा के लोगों के बीच में रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष की अभी कोई ऑफिशियल तो बात नहीं आई है, लेकिन ये चल रहा है। अगर वो बनेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और उन्होंने हमेशा से ही क्या है, हरियाणा प्रदेश के जो अपने सभी काका ताऊ हैं उनके बीच में रह के हर एक वर्ग के लिए काम करने का काम किया। आप क्या सोचते हैं, बनाया जाना चाहिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, कमान सौंपनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कमान सौंपनी चाहिए। जब राजनीति में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे चेहरे, जैसे उनकी सोच है, युवा चेहरे हो गए। और दूसरा, एक उनकी हरियाणा के हर एक 90 की 90 विधानसभा में पकड़ है। दूसरी बात क्या है, आज तो जैसे आम आदमी पार्टी ने ये कल्चर बन गया भाई कि हम वीआईपी वो ट्रीट, जैसे उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं करेंगे। लेकिन उस समय में जब 2005 से लेकर 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हमारे हरियाणा प्रदेश के सीएम थे और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद थे, उस समय भी उन्होंने कभी गाड़ी पर लाल बत्ती भी नहीं लगाई और वीआईपी कल्चर कभी यूज़ नहीं किया। बिल्कुल एक मतलब ये मानो साधारण इंसान की तरह अपने अपने जनता के बीच में रहे और सभी 36 बिरादरी का भला करने का काम किया। किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, बड़े व्यापारी का, हर एक मतलब आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अस्पताल हों, सड़कें हों, हर एक क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। आम आदमी पार्टी को अब तक आप लोगों की लड़ाई प्रदेश में भाजपा जजपा के साथ थी और ऐसा लग भी रहा था कि भाजपा जजपा की नीतियों का खुलकर विरोध है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनमानस उस बात को महसूस भी कर रहा है। अब आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से अब पीछे कई लोग शामिल हुए, तो क्या मानते हैं, क्या आम आदमी पार्टी क्या हरियाणा में कोई प्रभाव छोड़ती है? क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे को तो अभी नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, अभी तो उनका समय पंजाब में है। पंजाब में इतना बड़ा उनको वो दिया है, बहुमत दिया है, तो पंजाब में अपने जो वायदे हैं वो उनके ऊपर आम आदमी पार्टी काम करे। और जैसा आपने बीजेपी और जेजेपी के बारे में कहा, तो ये बिल्कुल ही मैं कहूँगा एक भ्रष्टाचार का गठबंधन है। और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी जब दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला ये कहते हैं कि भाई किसान आंदोलन एक बीमारी था, बीमारी बोलते हैं। तो ये पूरे, क्योंकि जो किसान आंदोलन का जो गढ़ था वो हरियाणा था।
क्योंकि यहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर आप डासा बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर पूरे देश का किसान और मजदूर बैठा हुआ था। और उनको बीमारी बोलना ये पूरे देश के किसान और मजदूर की, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की जो है उसकी एक तरह से बेइज्जती करने का काम अजय चौटाला ने किया है। तो हम इस जो ये ऐसी शब्दावली है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी तरफ इनका क्या है, ये तो सिर्फ क्या रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, जब कोरोना का समय आया, जब दुष्यंत चौटाला ने क्या है ठेके बंद करने का काम नहीं किया, तो ये तो क्या है अपने पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पर जो शुरू में क्या इन्होंने क्या कहा था कि हम भाजपा के खिलाफ जाएंगे, और फिर क्या है अपना घर भरने के लिए ये भाजपा के साथ जाके बैठ गए। आने वाले समय में आप देख लेना जेजेपी का कोई जनाधार नहीं रहेगा, और ये एमएलए तो क्या ये गांव के मेंबर भी नहीं बनेंगे। चलिए अब दीपक धनखड़ की राजनीति की बात कर लेते हैं। 378 दिन तक बेहद संघर्ष आपने किया, क्योंकि हमने उस चीज़ को करीब से देखा है जो आप 378 दिन किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय रहे। दीपक धनखड़ अब खुद की राजनीति को क्या मानते हैं, क्या आगामी आपके गोल्स हैं, अब किस तरीके से है वो दीपक धनखड़ की राजनीति जाएगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अलाउद साहब मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। आपने भी 378 दिन जो क्या है किसान और मजदूर की बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई, और एक तो मीडिया के साथ साथ आपने एक किसान का बेटा होने का भी फर्ज वहाँ पे निभाया, क्योंकि आप सुबह से शाम तक वहाँ पर रहते थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्या है, मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर है। मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और आने वाले समय में जो भी आगे जैसी भी परिस्थिति होगी, मैं चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा हूँ। और समय आने पर चाहे जो भी अपना हक होगा मैं जाऊँगा और चौधरी साहब से बातें करूँगा उसके बारे में। हक की जो आप बात कह रहे हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा आपसे खुलकर पूछना। पिछली बार टिकट के लिए आप दावेदारी के लिए गए थे? देखिए, बिल्कुल अब की बार भी जाऊंगा। हर एक पिछली बार भी गए थे? पिछली बार भी गया था और अब की बार भी जाऊंगा। और हर एक का क्या होता है, अपनी पार्टी में अपनी बात रखने का हक होता है, और अपना जो दावा है वो बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे मैं अपना पेश करूँगा। और आगे तो भविष्य के गर्भ में है, जैसा भी जो फैसला होगा वो आपके सामने होगा। दीपक धनखड़ को ऐसा क्यों लगता है कि चलिए वो आपका मैटर है कि जाना चाहिए, एक पार्टी का एक संविधान होता है, सबको हक होता है, लेकिन दीपक धनखड़ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जाऊंगा? ऐसा क्यों लगता है कि जो बादली विधानसभा क्षेत्र है अगर उसका प्रतिनिधित्व मुझे मिलता है तो मैं उस उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाऊंगा? ऐसा क्यों लगता है दीपक धनखड़ को? देखिए, अगर आने वाले समय में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौका देते हैं, और मेरे बादली के जो बुजुर्ग हैं, बादली के युवा साथी हैं, बादली की मातृशक्ति है, वो आशीर्वाद देती है, तो अगर किसान के बेटे को विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं, तो जो भी बादली के मजबूत विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो बड़ी मजबूती के साथ उठाए जाएंगे। किसान मजदूर की आवाज़ मजबूती के साथ उठाई जाएगी। उसमें आप सबसे पहले बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो। अब जैसे जल भराव से, बेमौसम बारिश से पूरी जो बादली क्षेत्र की ज़्यादातर गांव की क्या है फसल नष्ट हो गई थी, तो उसमें क्या है उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और भाई किसानों को समय समय पर जैसे डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, इस तरह की जो ये चीज़ें हो रही हैं। और आप देखोगे कि ये बादली से लेकर डासा बॉर्डर की सड़क है, ये बिल्कुल टूटी हुई है। और एम्स भी जो क्या है वो बादली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें 13 ओपीडी और आनी थी, तो वो सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट बन के रह गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या है मजबूती के साथ आगे आवाज़ उठाएंगे। और जो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का सपना है कि भाई जो मेट्रो है वो
नजफगढ़ से होके डासा बॉर्डर से होके बादली आए, ये भी एक प्रोजेक्ट रहेगा। तो आने वाले समय में जो भी अगर मौका मिलता है तो अपने बादली क्षेत्र के विकास के लिए हर एक काम करने के लिए अगर मौका मिलेगा तो हर एक जो प्रयास है वो बहुत प्रबल तरीके से रहेगा। जल भराव की जैसे आपने बात की तो देखा कि ग्रामीणों की पंचायत के साथ आप जल भराव के मुद्दे को लेकर, मुआवजे के मुद्दे को लेकर खुद प्रशासनिक अधिकारियों से, डीसी महोदय से है आपने कई बार ज्ञापन भी सौंपा। अभी मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा में कहा कि जहां पर जल भराव ज़्यादा होता है वहां के किसानों को मछली पालन है वो कर लेना चाहिए। क्या उन्होंने जो ये बात की है, क्या आप इससे सहमत? क्योंकि बादली एरिया के कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ जल भराव की समस्या बेहद ज़्यादा है, किसान अपनी फसल है वो बो नहीं पाता है। क्या मुख्यमंत्री की इस बात से आप सहमत हैं कि ये मछली पालन के व्यवसाय में आ जाना चाहिए यदि जल भराव होता है तो? देखिए, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। अगर युवा बेरोजगार है तो वो पकोड़े तल ले, और अगर खेतों में पानी खड़ा हो गया, दोनों फसल ना हुई तो वो अपने बच्चा ने कैसा पढ़ा क्यों कर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन में इनने क्या है सब्सिडी खत्म कर दी। इनका क्या है, इनका बिल्कुल झूठ की दुकान है। इनका मतलब बिल्कुल ही इनको कोई नॉलेज नहीं है, ग्राउंड का खट्टर साहब को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए क्या है, ये बेतुके बयान में इनको मानता हूँ। ये किसान के साथ एक भद्दा मजाक है। इनने क्या है, किसान को मुआवजा देना चाहिए, हर एक प्रति एकड़ पर 50,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि किसान की फसल खराब हो जाएगी तो उसके मान लो पशु पे भी फर्क पड़ेगा। कैसे वो अपने पशु के ऊपर और खेत के ऊपर ही तो किसान निर्भर है। जब ये दोनों चीज़ें ही वहाँ पर अगर खेती नहीं होगी तो दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी। तो इसलिए ये भद्दे मजाक करना छोड़ दे खट्टर साहब, और क्या है किसानों को उचित मुआवजा दे, समय पर DAP दे, समय पर यूरिया दे, जिससे क्या है किसान को ज़्यादा फसल का उत्पादन हो। और किसान का जो है फसल का जो भाव है, अभी आ गया है समय, जैसे सरसों की भी अभी खरीद होगी, गेहूं की भी खरीद होगी, तो अभी समय आ गया है उनका एक एक दाना समय पर खरीदें और उनका उचित भाव जो उनकी लागत है उससे दोगुना भाव। क्योंकि इनने कहा था कि 2022 में ये वो ले आएंगे, स्वामीनाथन ने जो इन्हें बोला था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये मोदी साहब ने कहा था। तो 2022 तो आ गया, अब किसान की आय इनको दोगुनी करनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई इन बेतुको बयानों की बजाय आप क्या है किसान की आय दोगुनी करने का काम करें, और जो जो आपने वायदे किए हैं उनको पूरा करें। किसान आंदोलन का आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि महिलाएं हों, युवा हों, बुजुर्ग किसान हों, भारी तादाद है उनकी रहती थी। दीपक धनखड़ के किसान आंदोलन के कैसे अनुभव रहे? क्या कुछ सामाजिकता सीखने का आपको मौका मिला? और मेन तौर पर जब एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बहुत सारा बहुत सारा क्राउड इकट्ठा होता है तो एक समाज का पूरा आईना सा होता है, उससे दीपक धनखड़ को क्या सोचने का मौका मिला कि जो लोग हैं, जो सड़कों पे बैठे हुए, जो संघर्षरत लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या क्या उन लोगों की मुख्य समस्या है, उसका अनुभव दीपक धनखड़ का कैसा रहा? देखिए, ये 378 के 78 दिन में अपने काका ताऊओं के बीच में, युवा साथियों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में वहाँ पर मेरी दिल्ली की हाजिरी थी। और वहाँ से मेरे को मेरे इन बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। इनसे बहुत ज़्यादा एक संयम भी देखा इनके अंदर। एक ये चीज़ भी देखी, ये जो ठान लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल शांतिपूर्वक इन्होंने इतिहास बनाने का काम किया। दूसरा, एक वहाँ से जो चीज़ देखी, एक ये व्यवस्था परिवर्तन की सोच रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था आज के दिन ठीक नहीं है, इनके बच्चों की सही पढ़ाई नहीं हो रही। भाई जो है 378 दिन तक सड़कों पर लाकर इस सरकार ने बिठा दिया, जबकि किसान ने तो ये कानून मांगे ही नहीं थे। जहाँ किसान को भाई गांव की जो है खुशहाली है, वो खेत खलियान, जो किसान हर एक देश की जो खुशहाली है वो गांव से होकर निकलती है, खेत खलियान से होकर निकलती है। लेकिन इसने तो क्या है, इस मोदी सरकार ने पूरे देश के किसान को सड़कों पर बिठाया 378 दिन तक, चाहे वो बारिश की बात हो, गर्मी की बात हो, सर्दी की बात हो, मतलब हर एक जो ऋतु है उसमें सड़कों पर बैठाने का काम किया। तो मेरा जो अनुभव है ये है कि भाई इनका जो सही उत्थान जब होगा, जब इनको रोजगार भी मिलेगा, इनको फसल का दोगुना भाव भी मिलेगा,
इनको डीजल पर सब्सिडी भी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर किसान के यंत्र हैं वो डीजल पर निर्भर हैं। उन्नत किस्म के इनको बीज भी मिलेंगे। तो सारी चीज़ें जब होंगी, जब भी किसान का भला होगा। नहीं तो क्या है, पूरे देश का किसान और मजदूर आप देखोगे हरियाणा में इस बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं करेगा। अगर मैं बादली विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो जैसे कि आप कह रहे हैं रोज़गार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है वो बेहद ज़्यादा है, सड़कों की गलियों की व्यवस्था है वो बदहाल है, और जल भराव से किसान है बेहद परेशान हैं। तो क्या खामी मानते हैं, क्या सत्ता अनदेखी कर रही है बादली विधानसभा क्षेत्र की? क्योंकि एक बेहद इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर उसको अच्छे से स्थापित किया जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया भी अच्छा हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बादली विधानसभा क्षेत्र में आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि सत्ता की तरफ से बेरुखी हो रखी है, भाजपा जजपा है उस तरीके से विकास कर नहीं रही? देखिए, मैंने पहले ही बताया भाई, ये भाजपा और जजपा तो ये जैसे क्या है, बदला लेने की नीति से काम करते हैं, विकास की तरफ काम नहीं करते। जैसे इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, इनकी ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो क्या है, एक बदला लेने की भावना से, ये सच्चाई बात है, ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं बादली क्षेत्र के साथ। बादली विधानसभा क्षेत्र में जैसे गलियां भी हैं भाई, अभी मुआवजा है पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट को शायद 26.5 करोड़ मिला है। उसमें से क्या है, गांव की जो ज़्यादातर गांव हैं उसकी गिरदावरी ढंग से नहीं हो रही। आधे किसानों को मिला है, उनको भी थोड़ा थोड़ा मिला है, 2-2 4-4 हज़ार, उससे क्या होएगा। और ये मानो आप आधे से ज़्यादा किसानों की गिरदावरी रहेगी, तो सारी चीज़ों में क्या है, घपलाबाजी कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं पहुंचा। तो इस तरह से क्या है, बिल्कुल जो है बादली विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। सड़कों की बात हो, अस्पताल की बात हो, भाई आप बेरोजगारी की बात हो, हर एक चीज़ में बिल्कुल अनदेखा हो रहा है। बदलाव होगा इन चीज़ों में जो आगामी चुनाव होंगे? देखिए, आने वाले समय में यहाँ पर सभी तैयार बैठे हैं, और बदलाव वोट की चोट पर ही लाया जा सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे मजबूत जो चीज़ है वो आपकी वोट है। वोट की चोट पे आप बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करेंगे जब भी बादली क्षेत्र का विकास होगा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, सारे हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। अगर हरियाणा प्रदेश को फिर एक बार विकास की पटड़ी पर चढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, सभी किसान समृद्ध हो भाई, छोटे व्यापारी खुश हों, बड़े बड़े उद्योग आएँ, और 36 बरादरी कर्मचारी खुश हो, 36 बरादरी खुश हो, फिर से जो अपने जो गरीब भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको प्लॉट मिले, और नई नई स्कीम्स जो क्या है अपनी जनता के लिए चलाएं। कि सरकार का काम होता है कि भाई अपनी जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं। तो इन सभी कामों के लिए क्या है, सभी को वोट से बदलाव करना पड़ेगा। और सारी की सारी क्या है, बादली क्या तमाम 90 के 90 हलकों के जो जनता है वो तैयार बैठी है बदलाव के लिए। आने वाले आप ये देखोगे 2-1 साल में इलेक्शन हो जाएंगे, वोट की चोट पर सब बदला लेंगे, क्योंकि उन 378 दिन में कोई भी नहीं भूला है जो बिना बात इन्हें सड़कों पर बिठाई थी। बात करने के लिए धन्यवाद। ये हमारे साथ थे कांग्रेसी नेता दीपक धनखड़, और इस इंटरव्यू में बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, ना केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति को लेकर, जिसमें उनका कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रास रूट के राजनेता हैं, जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, ना कि वीआईपी कल्चर में है घूमते रहते हैं, बल्कि लोगों के बीच में वो रहते हैं। और उनका कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर हरियाणा प्रदेश की कमान सौंपी गई तो इससे हरियाणा प्रदेश की भविष्य के लिए है वो काफ़ी सुनहरा अवसर है, वो प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ बादली हलके की अगर राजनीति की बात कर ले तो उसको लेकर भी दीपक धनखड़ है वो बड़े खुलासे कर गए हैं। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा उन्होंने कहा कि बिल्कुल टिकट के लिए मैं जाऊंगा, पिछली बार भी गया था, मैं अब की बार भी जाऊंगा, और वो हक बनता है। और वो कहते हैं कि यदि एक किसान का बेटा विधानसभा में जाएगा तो किसान मजदूर की आवाज़ को है बेहतर तरीके से उठा पाएगा। और उन्होंने कहा कि जो बाकी की बात होंगी वो भविष्य तय करेगा, लेकिन अपने हक के लिए हर कोई जाता है, वो अब की बार भी जाएंगे। और वो ये मानते हैं कि जल भराव
एक बड़ा मुद्दा है, बादली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का, गलियों का एक बड़ा मुद्दा है, और रोजगार सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। और ऐसे विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर बेहद भारी तादाद में इंडस्ट्री हैं, वो लगातार स्थापित हो रही हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रियल एरिया पूरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो इनका कहना है, साथ ही साथ ये भी कहना है कि किसान के हित को लेकर, मजदूर के हित को लेकर सरकार पूरी तरीके से उदासीन रवैया अपनाए हुए है, और आने वाले समय में किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, वो वोट की चोट से है इनको जवाब देगा। और व्यवस्था परिवर्तन ही, दीपक धनखड़ मानते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन ही इन तमाम चीज़ों का हल है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि चलिए, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में आई है, जो घोषणाएं की हैं एक बार उनको लागू करिए। और दीपक धनखड़ मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो पंजाब का है, उसका प्रभाव हरियाणा में शायद है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो एक तरीके से जनता की राजनीति ही करते हैं, और जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों पर मोहर लगाएगी। शुक्रिया।